हेलो माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं शिवा राठौर। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेशनल पैरी शिवा राठौर के साथ। तो बट माय डियर व्यूअर, आज बहुत दिनों बाद मिस्टर सुनील यादव जी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर भी हैं, राजनीति में भी दो हाथ करने के लिए जिला पंचायत के लिए तैयारी किए हुए हैं। तो आज के एपिसोड में हम मिस्टर सुनील जी से आपको रूबरू कराते हैं और ऐसे हम परिचय ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। सर, मेरे व्यूअर्स आपका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। टेल मी अबाउट प्लीज सर। मैं डॉक्टर सुनील यादव, सेक्रेटरी महादेवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, शिकोहाबाद, धारोर। सर, आपको, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ आगामी होली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके व्यूवर्स को और मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है राठौर साहब, जिसमें हम सब एक साल के पुराने मतभेदों को भुला करके गले मिलते हैं और रंगों के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। और इस तरीके से मनाते हैं जैसे रंगों में लाल पीला हरा होता है, सब खत्म हो जाता है, वैसे हमारे सारे मतभेद एक दूसरे का खत्म हो जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार के मतभेद न रहे, सभी क्षेत्रवासी गले मिलकर के एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दें। माय डियर व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर सुनील जी से, ये एजुकेशनिस्ट हैं, तो आज के सवाल इनके साथ एजुकेशन को लेकर रहेंगे और इनके क्षेत्र के विकास को लेकर रहेंगे। सर, शिवा राठौर की पहचान ठीक है सवाल के लिए है और मैं सवाल नहीं करूंगा कि ये गुस्ताखी होगी और लोग कमेंट में कहेंगे कि शिवा राठौर पता नहीं क्या हो गया। सर, कई समाज, एक समाज नहीं, बहुत नामों से सेनाएं बनाते हैं, रेजिमेंट बनाते हैं, अपनी अपनी जाति की फौज बनाते हैं। EWS के तहत जब सवर्णों को 10% आरक्षण मिला तो ये SC के, ST के, बैकवर्ड के एक भी नहीं बोले। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने UGC के लिए एक कदम बढ़ाया, कानून पास हुआ, तो मुट्ठी भर लोगों ने देश में इतना बड़ा भौकाल कर दिया कि मोदी जी के पुतले जलाए गए, पूरे देश में हाहाकार मच गया। ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। और कहीं से भी बैकवर्ड के, SC के, ST के लोग, जिनका संविधान खतरे में होता था, जो संविधान की किताब लेके डीके मारा करते थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी सेना, उनकी फौजें, उनका संविधान, पता नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। और बाकायदा मुट्ठी भर लोगों ने उसको लॉन्च किया और मुट्ठी भर लोगों ने उस पर रोक भी लगवा ली सुप्रीम कोर्ट में। या मैं तो ये कहूँगा कि जो 31 सदस्यीय समिति थी, उसमें भी सवर दिग्विजय सिंह थे और सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने रोक लगाई वो भी सवर थे। अब ये बैकवर्ड कहाँ चली गई? अब जो बैकवर्ड की जो बहुत ताकतवर जातियां थी, SC की बहुत ताकतवर जातियां थी, ST की थी, ये एक भी नहीं बोले। ऐसा क्यों? देखिए, UGC कानून पर हम सबके नेता, प्रबुद्ध समाज के नेता, और मैं तो ये कहूँगा कि देश के चुनिंदा बुद्धिजीवियों में से एक आदरणीय प्रोफेसर रामपाल जी ने एक बात कही थी। मैं उन्हीं को कोटेट करते हुए कहता हूँ कि जिस दिन ये SC, OBC, पिछड़ा एकत्रित हो जाएगा और जिस दिन खिलाफ बोल जाएगा, उस दिन न कोई विधायक बन पाएगा, न कोई सांसद बन पाएगा, न कोई मंत्री बन पाएगा, न कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, सब कुछ इन्हीं का बनेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः समाज में शांति रहे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये कम लोग, बहुत कम है हिस्से में, इस तरीके के वार्तालाप न करें, जिससे ये समाज जिस दिन उठ के खड़ा हो जाएगा, उस दिन फिर चारों तरफ यही समाज दिखेगा, चाहे वो UGC कानून रहा हो या कोई अन्य कानून रहा हो। ये समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से कानून बनेंगे तो फिर सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है। फिर तो प्रधानमंत्री भी हमारा होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए, सारे सब हमारे होने चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े दिल वाले हैं। आपने भी कहा कोई नहीं बोला, ऐसा नहीं, हम सब बोले हैं और हम सब मर्यादा में बोले। और आज भी हम वही कहना चाह रहे हैं
कि जो भी कानून बन रहा है यदि जातियों को धर्मों को देख करके बनेगा तो वो कानून ठीक से काम नहीं करेगा। कानून के तरीके से बनना चाहिए। जब कानून बन गया है तो उस पर किसी को विरोध क्या करना है भाई, हमें अपने आप में सुधार करना है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये मन बना लें कि हम दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। जब वो अत्याचार नहीं करेंगे तो उन्हें डरने की जरूरत क्या है? वो सदियों से अत्याचार करते आ रहे हैं, वो आज भी अत्याचार करने का मन बना रहे हैं, सब इसलिए डर रहे हैं कि उनके बच्चे अत्याचार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ आप मन बनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि आपको वह डरने की जरूरत क्या है। इसलिए वो लोग हाय तौबा कर रहे हैं। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जिस दिन दलित पिछड़े एकत्रित हो जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान में ऐसी रोक नहीं लग पाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेके चुनिंदा लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि पिछड़े आज भी पिछड़े हैं या नहीं है, दलित आज भी दलित हैं या नहीं है, SC ST में कितने लोग जागरूक हैं। उन्होंने परखी लगाई थी और परखी में ये पाया गया कि पिछड़े आज भी पिछड़े हैं, दलित आज भी दलित हैं। और मुट्ठी भर लोगों ने 85% लोगों को इतना वो कर दिया, भयभीत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को आगे आके उस पर रोक लगानी पड़ी। और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं UGC बिल का समर्थन करता हूँ, रोक कैसे लग जाएगी। ये राष्ट्र हित में है, लोक हित में है, समाज हित में है। जब पिछड़े दलित पीड़ित लोग, जब जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, जो हक वंचित बच्चे हैं, जब उच्च शिक्षा में नहीं जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि शिक्षा क्या है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा सर? देखिए, मैं तो दो बातें कहना चाहूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये दिख गया कि लोग विरोध कर रहे हैं, रोक लग गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिख जाना चाहिए कि कितने छात्र बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उसके लिए भी कोई आदेश पारित होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिख जाना चाहिए कि लोगों खादों की लाइन के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है किसानों को कि खाद लेनी है, वो नहीं कहीं समझ में आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिख जाना चाहिए कि पिछड़े दलित और बैकवर्ड के लोगों में आज भी स्थिति यह है कि वो सदियों पीछे है। अभी हमको और वक्त लगेगा तब उनके समानता के आसपास आ पाएंगे। जो आप जिनको कम कह रहे हो वो इतने ऊपर पहुँच चुके हैं कि उनकी समानता के पास पहुंचने के लिए हमारे लड़के बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इंटरव्यू का जो नंबर आता है तो हमको वहीं से कट कर देते हैं। और नॉट फाउंड सुइटेबल एक शब्द ढूंढ लिया गया है, उसी नॉट फाउंड सुइटेबल में लड़कों के दिन रात का जो पसीना मेहनत करते हैं वो खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए अभी हमें और वक्त लगेगा। मैं अपील करता हूँ सभी पिछड़ों से, दलितों से और कमजोर वर्ग के लोगों से कि वो चुनाव के वक्त भी पिछड़े, दलित और कमजोर रहा करें। चुनाव के वक्त कुछ चालाक लोग वर्गों में बांट देते हैं। जब खाद बढ़ती है तब वर्गों में नहीं बढ़ते हैं, जब नौकरियां बढ़ती है तब वर्गों में नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो किसी को यादव बना दिया जाता है, किसी को बघेल बना दिया जाता है, किसी को शाक्त बना दिया जाता है, किसी को लोधी बना दिया जाता है, किसी को राठौर बना दिया जाता है और कहा जाता है कि फलानी फलानी जातियाँ तो हमारे खेमे की हैं और यादव उनको बहुत परेशान करेगा, इसलिए आपको यादवों का खौफ दिखा करके उन्हें अपने खेमे में किया जाता है। मैं कहता हूँ यादव सबसे भोली जाति है। आप यादव हो चाहे बघेल हो, एक संगठन इस तरीके का बनना चाहिए। हम सबकी सोच एक है, हम सब किसान के बेटे हैं, किसानी का काम करने वाले हैं, हम मजदूरों के बेटे हैं, मजदूरों का काम करने वाले हैं। और खास तौर से हम 80% लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो संगठन गांव के हिसाब से बनना चाहिए, जातियों के हिसाब से नहीं बनना चाहिए। एक इस बार भी चुनाव हो जाना चाहिए, गांव में रहने वालों का मत एक होना चाहिए, शहर में रहने वालों का मत होना चाहिए। अच्छा सर, हमारा भाग्य वो शहर में रहने वाले लोग लिखते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में गाँव देखा नहीं। हमारी फसल की कीमत वो बम्बई और दिल्ली में रहने वाले लोग तय करते हैं जिन्हें पता नहीं आलू कैसे बोया जाता है। हमारे बच्चों का भविष्य वो लोग तय करते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं है। तो आप बताइए कैसे कानून बनेगा, कैसे काम चलेगा? अच्छा सर, ये बताइए, मुझे थोड़ा सा याद है कि BP सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे जब मंडल कमीशन लागू हुआ था पूरे देश में जी, पिछड़ा वर्ग का। तो इन मुट्ठी भर लोगों ने आत्मदाह किया, इन मुट्ठी भर लोगों ने भौकाल कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उनकी राजनीति खत्म हो गई। और वही क्या आईना देखा जाए कि UGC कानून को लेके
जो मोदी जी के साथ हुआ, कहीं यही तो नहीं है कि जैसा वीपी सिंह जी के साथ हुआ ऐसे ही मोदी जी के साथ करेंगे? देखिए, ये इस पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन आपने कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की राजनीति खत्म हो गई, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को आज भी पिछड़े अपने मसीहा के रूप में देखते हैं। आप किसी भी पिछड़े से पूछ लीजिए, वो माननीय मुलायम सिंह जी को अपने नेता मानता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कामों को भी कभी भुला नहीं पाता है। हम सबके दिलों में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बसते हैं और मैं कहूँगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अमर रहे और हमेशा सभी लोगों को विश्वनाथ प्रताप जी की समझ लेकर के पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्रीमान जी, एजुकेशन को लेके हम आते हैं कि पूर्व में जो भर्तियाँ हुई, अब तो कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि वो रिकवरी भी होनी चाहिए। लोगों ने वेतन लिया, एक एक नाम पे 6-6 लोग नौकरी कर रहे थे, नौकरी छूट गई। अब तो कोर्ट ने ये कर दिया कि वो रिकवरी भी होगी उनकी। शिक्षा को लेके हम इतने चिंतित हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इतनी नीचे चली गई है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 95% आ रहे हैं, एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं जानता है, MSc की फुल फॉर्म नहीं जानता है, वो डिग्री पा रहा है। आखिर ये जो डिग्री कॉलेजों में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी भी है और कहीं थोड़ी कमजोर भी है। इसके पीछे क्या है कि जो मैंने कहा कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। आज मेरी ये मांग है सरकार से। रोजगार कैसे मिल जाएगा सर? आपने पैसा लेकर उनको डिग्री बांट दी, मेरी बात आपको मेरी बात समझ क्वालिफाई थोड़ी कर पाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, जिन बच्चों ने DU से ग्रेजुएशन किया, जिन बच्चों ने दयालबाग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जिन बच्चों ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ग्रेजुएशन किया, क्या ये आप गारंटी दे सकते हैं उनको नौकरी मिलेगी? नहीं, तो मैं समझता हूँ वो बेरोजगार नहीं होंगे, सड़क पे नहीं होंगे। सर, आज भी स्थिति वही है कि जब 10 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, उसमें से कितने % बच्चों की नौकरी की गारंटी है? मैं ये कहता हूँ कि आपको कितनी भी कठिन शिक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन निश्चित कर देना चाहिए कि आपको रोजगार मिलेगा। जैसे आज से 10 वर्ष पहले शायद आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा, उसमें एक डिग्री हुआ करती थी BTC की। BTC करने वाले लोग 55-60 से लेकर 60 साल तक टीचर बने। तो एक निश्चितता थी कि जब वो BTC करेंगे तो निश्चित मास्टर बन जाएंगे। आज आप देख लीजिए, BTC की लाइन लगी हुई, कॉलेज खाली पड़े हुए हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 दाखिले हो रहे हैं। ये किसकी कमी है? आप किसी एक डिग्री को बता दीजिए, BTech वाले आपको लाइन लगा के मिल जाएंगे, MBA वाले लाइन लगा के मिल जाएंगे, BEd वाले लाइन लगा के घूम रहे हैं। एक डिग्री आप बता दीजिए जिससे ये निश्चित हो जाए कि बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। भाई, बच्चा तो रोजगार के लिए पढ़ रहा है ना। जब बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है तो उसके मन में उदासीनता आ जाती है, फिर पढ़ाई का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए वो उदासीनता देखने को मिल रही है। मैं मानता हूँ बच्चा मेहनत करता है और उसको मेहनत का फल ठीक से नहीं मिल पा रहा है। मैं विकास कार्यों को लेके बात करूँ तो आप जहाँ के रहने वाले हैं, मैं समझता हूँ ब्लॉक अराव ब्लॉक में आप, मैं नहीं जानता, 1-2 गाँव के कद्दू गाँव पता नहीं क्या, उधर की सड़कों पे गए कभी? मैं अभी कल ही परसों गया हूँ शादी। कैसी सड़क है? देखिए, विकास की बात सर, आप नगला नरेनी, नगला चैनी आप गए, सड़क देखी आप? मैं रोज जाता हूँ। आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई जब उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का बीड़ा उठाए हुए है? तो आपने क्यों नहीं कहा कि हमारे ब्लॉक में इन गांव की सड़कें बदहाल है, गड्ढा युक्त हैं, लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, गरीब किसान न ट्रैक्टर चला पा रहा है न साइकिल चला पा रहा है? ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? राठौर साहब, पहली बात तो मैं आपकी बात का ही खंडन करता हूँ, मैंने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा कौन सा कार्यालय है जिसमें मैं नहीं गया हूँ? यहाँ मेरा प्रार्थना पत्र नहीं है। अब आवाज़ उठाने की बात है, बहरौल से लेकर सनौलिया होते हुए, नगला कद्दू होते हुए, नगला हिंदू तक की एक सड़क है। हर बरसात में उसके ऊपर से पानी निकल जाता है, वो सड़क खत्म हो जाती है। मैंने उसके लिए माननीय विधायक सिरसागंज से कहा, माननीय विधायक सिरसागंज ने क्षेत्र की जनता की आवाज़ पर विधानसभा में आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर आप गलत एक आवाज़ नहीं उठाई। हमारी पार्टी के माननीय विधायक ने विधानसभा तक में आवाज़ उठाई। अधिकारियों को छोड़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज तक सड़क का कोई काम नहीं हुआ। मैंने आपके ही चैनल पे आज से 6 महीने पहले कहा था और अधिकारियों से कहा था, पिड़सरा सकतपुर, जो सकतपुर मार्ग है उससे पिड़सरा तक की 2 सड़कें मुख्य मार्ग हैं, बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी है। मंडी की सड़कें हैं। मंडी कहता है कि वो सड़कें हमारे हैंडओवर नहीं हुई है, PWD इसलिए उनको परिवर्तन नहीं करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे व्हाट्सएप पर ये पड़ा हुआ है, हम लोगों ने उसके लिए मंडी के एक्स डायरेक्टर साहब को भी कहा कि साहब ये सड़कें हमारी बननी है, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि इसका हम रिपेयरिंग करा देंगे। आप कहेंगे कि आवाज़ नहीं उठाइए, तो इस बात को हम कैसे मान लेंगे? ये देखिए, ये हमने लिखा है, सकतपुर मार्ग से पिड़सरा तक, सकतपुर मार्ग से पिड़सरा ठाड़ तक। ये नंबर आप देख रहे हैं किसका है। मैंने हारोल से लेकर के नगला हिंदू तक सड़क को
2 से 3 फीट ऊंची करके बनाने के लिए कहा है। मैंने ताकावाली सड़क को मरम्मत करके पुल को दोनों तरफ से रोक लगाने बनाने के लिए कहा है। मैंने धौसई की सड़क को पक्का करने के लिए कहा है। मैंने भलंगा बाबा के आश्रम से रोड तक बाईपास जोड़ने वाली सड़क को बनाने के लिए कहा है। मैंने डिम्पल जी से भी एक निवेदन किया है कि वो थोड़ा सा पार्ट उसमें मैनपुरी में आ जाता है। तो आवाज तो बहुत उठाई जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है आराम तो छोड़ दीजिए, पूरे जनपद फिरोजाबाद में आप बता दीजिए कहाँ पर काम हो रहा है। धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे? जब सड़क टूटी है आपका, जब खरंजा नहीं है, जब सड़क नहीं है, जब बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं, तो आप क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हो? आप क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? आप क्यों नहीं बोल मुलायम अल्लाह बोल? वो नारा कहाँ चला गया? जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। बोल मुलायम अल्लाह बोल, जेल भरो आंदोलन। ये नेताजी के जमाने में हमने देखे अपनी आंखों से। ये क्यों नहीं कर रहे? जब विकास नहीं हो रहा है तो विकास की जो सरकार के संज्ञान में नहीं है, आवाज बुलंद करिए ना सर आप। देखिए, आज की सरकार ये सोच लेती है कि विकास कैसे होगा और कहाँ करना है। उन्हें मालूम है कि जब काम मंदिर और मस्जिद से चल रहा है तो विकास की जरूरत क्या है। चुनाव आएगा, कहीं एक हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। मुझे आप एक बड़े से बड़े नेता को लाइए और उसका 5 मिनट का स्पीच सुन लीजिए, उसमें 2 ही चीजें मिलेंगी। 5 मिनट में विकास से हट करके उनका ट्रैक पहुंच जाएगा मंदिर या मस्जिद। अब एक नया ट्रैक आ गया है। आजकल आप देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी मूवीज बना दी जाती, खुद ही मूवीज बनवा देते हैं, खुद उसका विरोध कर देते हैं। तो वो हमारे युवाओं को ट्रैक से हटा देते हैं, हमारे जैसे लोगों को विकास के मुद्दे से हटा देते हैं। आपकी मजबूरी होगी कि अब आपको भीड़ दिखेगी कहाँ कि सब फलानी फिल्म लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फलानी जाति की फिल्म लॉन्च होनी चाहिए। हमें मुद्दे से भटकाने के लिए, विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब काम किया जाता है। याद आ गया मुझे, तो आपने क्वेश्चन दे दिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि लव स्टोरी, यादव लव स्टोरी बनी है, यादव जी की लव स्टोरी जो फिल्म बनी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, यादव जी की लव स्टोरी पहले सुपरहिट थी। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की लव स्टोरी बननी चाहिए। क्या सुपरहिट जोड़ी है? मुझे लगता है कि पूरे बॉलीवुड में इतनी अच्छी जोड़ी नहीं है। हमारी सुपरस्टार हीरो है माननीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी। इस पर फिल्म बननी चाहिए, पूरे समाज को देखनी चाहिए। हम कहाँ मना करते हैं यादव जी की लव स्टोरी नहीं बननी चाहिए। यादवों में सबसे बड़े यादव अखिलेश यादव जी, उनकी लव स्टोरी सुपरहिट लव स्टोरी बननी चाहिए। सर, प्रदेश सरकार से, शासन से, प्रशासन से एंटी न्यूज चैनल के माध्यम से आप महत्वपूर्ण क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि रोजगार पैदा किए जाए और रोजगार देते वक्त जाति धर्म न देखा जाए, बच्चे की क्वालिटी देखी जाए। जो बच्चा उसे क्वालिफाई कर रहा है उसको जाति धर्म के नाम पर न हटाया जाए, उसको नौकरी दी जाए। बच्चा बहुत मेहनत करता है और उससे भी ज़्यादा आस होती है। एक शब्द कहते हैं, माँ बाप, गरीब माँ बाप आस लगाकर बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, फलानी भर्ती में चला जाएगा, फलानी नौकरी में चला जाएगा। जब वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो उस बच्चे की हिम्मत नहीं टूटती है, उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। उनके ऊपर जो कर्ज का बोझ होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, उनके ऊपर जो उम्मीदों की आशा होती है वो भी धुंधली पड़ जाती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे छोटा दें आप, लेकिन हर व्यक्ति को निश्चित कर दें कि हमें रोजगार परक शिक्षा देनी है। एक और निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा को कितना भी हार कर दीजिए, लेकिन निश्चित कर दीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को 10,000 की नौकरी मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को 15,000 की नौकरी मिलेगी, बीएड और डीएलएड के बाद बच्चे को 20,000 की नौकरी मिलेगी, बीटेक के बाद बच्चे को 25,000 की नौकरी मिलेगी। और उसको टप कर दीजिए, किसने मना किया है? लेकिन निश्चितता कर दीजिए कि बच्चा, गारंटी आज देश में नहीं है कि बच्चा हमारा बीटेक कर लेगा और उसको 10,000 की नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए देश में उदासीनता का माहौल है। मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि इस उदासीनता के माहौल को कम करिए और खत्म करिए। और जब तक आप देश में रोजगार पैदा नहीं करेंगे, ये देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसको विश्व गुरु बनाना है तो हर हाथ में रोजगार देना है। सर, आपने शिवा राठौर को जो देश कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब से हमने बहुत सारे सवाल किए, एजुकेशन को लेके, सरकार को लेके, विकास कार्यों को लेके। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है और कोई पॉलिटिशियन है जिससे आपके सवाल बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पॉलिटिशियन का नाम और उसके सवाल आप टाइप करिए। मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरूँ और जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, मैं वैसा दिखा सकूँ और मैं आपकी कसौटी पे खरा उतर सकूँ। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आगामी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार राठौर साहब। मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ भी इंटरव्यू करें, मुझे लग रहा है कि आज जनपद फिरोजाबाद में आप सबसे चर्चित पत्रकार हो गए। ये तो बहुत पहले से मालूम था कि मान्यता प्राप्त पत्रकार है आप, लेकिन मान्यता प्राप्त पत्रकारों में भी सबसे ज़्यादा चर्चित हो गए क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है कि हर हम जैसे छोटे छोटे व्यक्तियों को भी आप चैनल पे दिखा रहे हैं।
आप हम जैसे छोटे छोटे लोगों की बात को समाज में ले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपकी बात और ऊपर तक जाए। और पुनः मैं यही कहूँगा कि रोजगार परक शिक्षा के लिए आप हर व्यक्ति से कहें, ये आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए कि जो छात्र पढ़ रहा है उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि इतना पढ़ने के बाद इतनी नौकरी मिलेगी, इतना पढ़ने के बाद इतने पैसे की नौकरी मिलेगी, और रोजगार जब हर हाथ में होगा तो निश्चित हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय हिंद, जय भारत। पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, खासतौर से आपके व्यूवर्स के साथ साथ हमारे सिरसागंज विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।